नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पटना में राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की यात्रा की समापन को लेकर हजारों किलोमीटर सफर करके रात भर पटना में जिस तरह से कांग्रेस के वर्कर पहुंचे और उसके बाद अगले दिन कल पटना की सड़कों पर जिस तरह से कांग्रेस के झंडों का एक हुजूम, एक यूं कहे सैलाब दिखा, वो क्या कहता है? वो वही कहता है जो उधर बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा के बाहर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लिए, पैम्फलेट लिए बैठे कांग्रेस के विधायक कह रहे थे। ये कहानी वही है जो जयपुर से होते हुए मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किए हुए दिख रहे हैं। वही हवा जब हिमाचल पहुंचती है तो वहां भी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करते हैं। वही हवा पहुंचती है महाराष्ट्र की सड़कों तक, वही हवा पहुंची है पौंडीचेरी की गलियों तक। ये सारी कहानी मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये सारी कहानी दरअसल, ये सारे विजुअल दरअसल एक कहानी बता रही है। वो कहानी ये है कि राहुल गांधी ने ये जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और इसके जरिए जो इस देश में एक जागृति पैदा की कि किस तरह से वोट की हेराफेरी की जा रही, इसने इस देश की जनता को तो जगाया हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन घर बैठ चुके, देश के अलग अलग कोनों में घर बैठ चुके कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडा और डंडा दे दिया जो थक हार के मायूस होकर बैठ गए थे। राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी कामयाब हुई है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी को भी ये बात समझ में आ गई है कि इस वक्त अगर देश में मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है, बीजेपी के तंत्र का कोई मुकाबला कर सकता है, तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। और बेहतर है कि उसके पीछे खड़ा होया जाए या उसके पीछे उसकी कतार में शामिल होया जाए। वो ममता बनर्जी जो कुछ महीने पहले इंडिया गठबंधन की कमान चाहती थी, वो ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से मना कर दिया था, आज खुद तो नहीं गई राहुल की समापन यात्रा के समापन में, लेकिन अपने प्रतिनिधि यूसुफ पठान जो पूर्व क्रिकेटर और सांसद हैं, उन्हें और एक और सांसद को भेजा। एक बात साफ है कि ममता बनर्जी को तो ये बात समझ में आ गई है जो मैंने पहले कहा कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे, स्टालिन, शरद पवार, हेमंत सोरेन, ये सबको पहले से मालूम था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में विपक्ष के रूप में एक ही ऐसे इंसान है जिन्हें ये चीज अभी शायद समझ में नहीं आ रही, या समझ में आ भी रही हो, मान नहीं रहे, लेकिन बहुत जल्द उस शख्स को भी मानना पड़ेगा। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बीच में एक दिन कोशिश की कि किसी तरह से कांग्रेस को कमतर किया जाए, जब उन्होंने सवाल उठाए कि हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे 5 नेताओं को गिरफ्तार किया, गांधी परिवार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन वो हवाई बात वहीं फुस हो गई। कोई उस बात को उठाने वाला, उस बात को तवज्जो देने वाला नहीं मिला। अगर ममता बनर्जी ये समझ गई हैं कि राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना मजबूरी है, तो अरविंद केजरीवाल की मेरे हिसाब से ममता बनर्जी के सामने कोई औकात नहीं है। यूं भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह तो अंदर ही अंदर ये बात समझते हैं कि अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स से बचना है, अगर सही में बीजेपी से लड़ना है, तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की छत्रछाया में रहना मजबूरी है। क्योंकि जिसने पिछले 1-2 साल में, 3 साल में विपक्ष से अलग होकर कुछ करने की कोशिश की या विपक्ष छोड़ के पाला पलटा है, उसका
सत्यानाश ही हुआ है। विश्वास न हो तो दुष्यंत चौटाला से जाके पूछ लीजिए। और जो अभी मजबूरी में या लालच में मोदी जी के साथ है, उनका क्या हाल हो रहा है, तो ये जयंत चौधरी से पूछ लीजिए या नीतीश कुमार से पूछ लीजिए। बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार का चुनाव के बाद वही हाल होगा जो कूड़े का हाल होता है, जिसे अल्टीमेटली डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाई, आपने नोटिस किया होगा राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान एक चीज और अहम हुई थी। बहुत सारी जगह पर ओवैसी की पार्टी के लोग भी उनकी पार्टी के बैनर पोस्टर लेके इस यात्रा में शामिल हुए थे या इस यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर खड़े थे। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि उनके समर्थक मीडिया से बात करते हुए या कहीं भी ये कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को बोल रहे थे कि आप ओवैसी को क्यों नहीं शामिल कर रहे, उन्हें भी शामिल कीजिए, उन्हें इंडिया गठबंधन में और महागठबंधन में ले लीजिए। तो ओवैसी खुद आतुर हैं यहां शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अगर नजर दौड़ा के देखो तो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बाहर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए मेरे ख्याल अभी प्रायोरिटी पंजाब चुनाव है, लेकिन पंजाब चुनाव में अगर एक बार उनको हार मिल गई तो फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो अभी से वापस इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएं, तभी वो भी और उनकी राजनीति भी बच पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि जहां प्योरली दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई होगी। गठबंधन मतलब उधर तो नाम का गठबंधन है, उधर तो सिर्फ और सिर्फ डर से की वजह से लोग खड़े हैं साथ में, है तो बीजेपी ही सारा, लेकिन इधर सही में एक गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी। और सत्ताधारी पार्टियों को, जो सत्ता में होता है दल, उसे शायद अब तक ऐसा मुकाबला भारत के इतिहास में तो देखने को नहीं मिला होगा। अगर बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता घर के किसी कोने से निकलकर झंडा और डंडा लिए सड़क पर पहुंच रहा है, हजारों किलोमीटर राहुल गांधी के साथ चलता है, सैकड़ों किलोमीटर, और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पटना पहुंचता है ताकि वो अपने महबूब नेता की रैली में शामिल हो सके, वो महागठबंधन की रैली में शामिल हो सके, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं की रैली में शामिल हो सके, चाहे गर्मी कितनी हो, चाहे उमस कितनी हो, बेहोश होने वाली हालत क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा। तो ये बताता है कि एक यात्रा क्या कुछ कर सकती है। वैसे भी इस देश का इतिहास रहा है कि जिस जिस नेता ने यात्रा की है उस नेता को हमेशा उस यात्रा से फायदा ही हुआ है। अब तक इस देश में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हुए होंगे, जिन्होंने शायद 6 यात्राएं की। उसके बाद राहुल गांधी है जो अब तक 3 यात्राएं कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी लाल कृष्ण आडवाणी से यात्राओं के मामले में कहीं मीलों आगे इसलिए हो जाते हैं कि राहुल गांधी ने वो यात्रा की जिसमें देश एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल ना पा, वो ना उससे पहले किसी नेता ने हिम्मत की थी और ना उसके बाद कोई नेता कर पाएगा, मुझे लगता है। तो इसलिए राहुल गांधी की इन यात्राओं ने जहां बीजेपी 400 पार के सपने को मिटाते हुए 240 पे पटक दिया, वहीं पर किसी जमाने में मोदी के सामने कौन सवाल पूछने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि मोदी को राहुल गांधी हरा सकता है। ये राहुल गांधी की यात्रा ने और राहुल गांधी के उठाए मुद्दे ने बदलाव किया है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत मदद की।
लेकिन इस यात्रा ने, वोटर अधिकार यात्रा ने, यात्रा बेशक तीनों यात्राओं में सबसे छोटी थी, लेकिन इस यात्रा ने वो काम कर दिया जो काम पिछले 11 साल से विपक्ष की कोई पार्टी नहीं कर पाई थी। वो ये है कि मोदी पे एक नारा चिपका दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। गली मोहल्ले शहर गांव हर जगह इस नारे की गूंज सुनाई देती है। ये एक जुमला क्या, एक वो फ्रेज जैसा बन गया है, सुनाई देती है, हर जगह सुनाई देती है। और इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी ने बाकायदा एक सूची तरह से बना दी कि वोट चोर का मतलब सिर्फ आपका वोट चुराना नहीं, बहुत कुछ चुराना है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश और है कि अगर आपके पास वक्त कम है, आपको रील देखने का या खबरों के छोटे रूप को देखने का शौक है, यानी कटिंग चाय के साथ कटिंग खबरों का मजा लेना चाहते हैं, तो हमारे नए चैनल खबरहाट क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे वादा है, गारंटी है कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा। नमस्कार।